इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते स्तावत्सले मातृभूमि। बड़ी प्रसन्नता के साथ आज जो बताने का अवसर मुझे मिला है या मिल रहा है वो मैं बड़ा प्रसन्नता के साथ आपको बताता हूँ। रोशनी एक्ट के बारे में मैंने पीछे कहा था और उससे पहले भी रोशनी एक्ट मैंने कई वर्ष पहले उठाया था, और उसके बाद उस विषय को उठाने के बाद 2018 में 2018 में जिस समय सतपाल मलिक वहाँ गवर्नर थे, उन्होंने रोशनी एक्ट को डिसमिस करते हुए कहा था कि ये एक्ट ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक नहीं है। वो ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो उससे पहले की जो PILN थी 2007 की और 2014 की, उनको सबको क्लब करते हुए उस समय ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल ने, जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि सतपाल मलिक जी के, यानी कि वहाँ के गवर्नर का जो ऑर्डर था जम्मू कश्मीर रोशनी एक्ट को ख़त्म करने का, उस गवर्नर के ऑर्डर को चैलेंज करने पर ऑनरेबल कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उस पर एक CBI इंक्वायरी और बिठाई गई। मैं आपको बता दूं कि मैंने उस समय भी कहा था कि 2001 में रोशनी एक्ट पास किया गया था। 2000 के डिक्लेरेशन में 2000 के फाइनेंशियल बजट में जम्मू कश्मीर के फिनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम रोशनी एक्ट ला रहे हैं और लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत बड़े 20 लाख कैनाल, आप सोच सकते हैं 20 लाख कैनाल स्टेट की लैंड है। 20 लाख कैनाल स्टेट की लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार एक कानून लेकर आई थी, और ये कहा गया था कि 100 रुपये पर कैनाल का फीस शुल्क जमा करके वो लैंड का ओनर हो सकता है। टारगेट रखा गया था कि 25,000 करोड़ रुपया उससे वसूला जाएगा ये रजिस्ट्रेशन करके। सरकारी लैंडें थी, नज़ुल की लैंडें थी, और मैंने उसमें भी पूरा डिक्लेरेशन किया था कि बहुत सारे उसमें बहुत सारे लैंडें उसमें शामिल की गई थी। अभी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने कल ये डिक्लेरेशन किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन करके उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए राज्य से रोशनी एक्ट का जो पुराना पैसा है, जो उसके तहत अलॉटमेंट हुए हैं 2001 से लेकर और 2020 तक, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की सरकार रही हो, चाहे वो गुलाम आज़ाद की सरकार रही हो, और चाहे वो महबूबा मुफ्ती की सरकार रही हो, या BJP अलायंस महबूबा मुफ्ती की सरकार रही हो, मोहम्मद सईद की सरकार रही हो, इन सभी सरकारों के टाइम पर जो भी अलॉटमेंट हुए हैं वो सारे के सारे अलॉटमेंट कैंसिल किए जाते हैं और 20 लाख कैनाल ज़मीन सरकार वापस लेती है। आपको मालूम है कि इसके 2-3 बड़े कारण और हो सकते हैं। वो कारण क्या है? एक बड़ा कारण ये है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब राज्य है, और डिस्टर्ब राज्य के अंदर ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा, पूरे देश में चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे देश में जब दारुल इस्लाम लाया जाएगा तो कैसे एक्शन, चूंकि एक्शन लेने वाले जो होंगे वो मिलिट्री होगी, फोर्सेस होंगी, तो फोर्सेस को कैसे रोका जाए। एक पॉलिसी अंदर खाने में बनी कि हाईवेज की प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। पूरे देश में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने हाईवेज की प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू की। उसके लिए पैसे विदेशों से भी आए होंगे। जो रिपोर्टें हैं वो ये कह रही हैं कि पैसा विदेशों से आया, इसीलिए FCRA एक्ट के तहत इस पर बहुत संशोधन किया गया, फॉरेन फंडिंग को रोका गया। और जब हम भारत में देखते हैं इस प्रकार का कोई भी कम्युनल डिस्टर्बेंस होता है तो फॉरेन फंडिंग बहुत कुछ होती है भारत में। इसका सिस्टमेटिक राग शुरू करने वाले पहले व्यक्ति फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जितनी सरकारी प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट लोग कैसे उस पर कब्जा करें, उसके लिए ये रोशनी एक्ट बनाया था। क्यों ऐसा कब्जा करें और क्यों सरकार अपनी लैंड को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती, उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जिस समय हमको मालूम है 1990 और 1989 का जो डिस्टर्बेंस हुआ और हिंदुओं से वैली खाली करवाई गई, तो सेना ही एक ऐसी थी जो बचा सकती थी, तो कैसे उसको रोका जाए। इसके लिए वो लैंड, अगर आप
लोगों को दे देंगे तो लोग उस पर अपना कब्जा जमा लेंगे, तो जो फोर्सेस को जगह चाहिए होती है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को जगह चाहिए होती है अपने शिविर बनाने के लिए, अपने टेंट लगाने के लिए, अपने कंटोनमेंट बोर्ड बनाने के लिए, और जो भी फोर्सेस को जगह होती वो जगह जम्मू एंड कश्मीर में ना हो, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और लद्दाख को भी जब हिंदुओं से खाली करवाया जाए तो मिलिट्री जो मदद कर सकती है उसको मदद करने का रास्ता ना हो। जैसे पूरे देश में जो ऐसी खबरें हैं कि हाईवेज के किनारे की प्रॉपर्टी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने इसलिए खरीद कर रखी हैं, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जिस समय भारत में दारुल इस्लाम या इस तरह की कोई गजवाए हिंद किया जाए तो फिर जब मिलिट्री फोर्सेस आएंगी हाईवेज के रास्ते से वो अंदर घुसेंगी तो हाईवेज पर पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हाईवेज बंद कर देंगे, और अंदर जो जिस प्रकार का भी वायलेंस चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा, वो सब कुछ परिपूर्ण हो सके। उसके लिए आपने शरजुल इस्लाम का जो स्टेटमेंट सुना था जब वो कहता था कि एक नेक है, हम नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से काट देंगे, वहां पर हम हमारे दोनों साइड में हमारे लोग हैं, वहां निकलने नहीं देंगे, फोर्सेस वहां से पास नहीं होंगी। वो बात जो शरजुल इस्लाम कहता था कि हम नेक बना देंगे, हम रास्ते के दोनों तरफ हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वहां से फोर्सेस नहीं निकल सकती और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, ये पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में अंदर खाने से चल रही है। वो विदेशी फंडिंग से हो, वो पार्टिकुलर इबादत खानों में से चंदा इकट्ठा किया जाता हो, ज़कात का पैसा इकट्ठा किया जाता हो, पीएफआई जैसे फाउंडेशन इकट्ठा करते हो, जेडएफआई जैसे फाउंडेशन इकट्ठे करता हो, लेकिन वो प्रॉपर्टियां एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को इसलिए खरीदवाई गई ताकि हिंदुस्तान में जिस समय डिस्टर्बेंस हो उस समय हिंदुस्तान से जो फोर्सेस निकलेंगी उन फोर्सेस को रोका जा सके। मैंने कहा कि ये सेम काम कॉन्स्टिट्यूशनली जब सरकार बैठी जम्मू कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला की सरकार हुआ करती थी, फारूक अब्दुल्ला ने सिस्टमेटिक तरीके से जो लैंड ऐसी सरकार के पास थी, रोड के किनारे की, हाईवेज के किनारे की, और जो स्थान थे उन स्थानों पर पहले कब्जे करवाए गए सरकारी मशीनरी के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा और उनके जो अधिकारी वर्ग है उनके द्वारा, और उसके बाद उस पर कानून बनाकर वो लैंड उसको दे दी जाए, 100 रुपए पर कैनाल जमा करके रख दी जाए और वो लैंड पर काबिज हो जाए ताकि फोर्सेस को वहां पर अपने ऑपरेशन चलाने का स्पेस ही ना मिले, और जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत कर दी जाए और उसको खाली करवा दिया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन्ना ने जिस समय पाकिस्तान लिया था उस समय उसने एक निश्चित बात कही कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, केवल हमको एक लैंड दे दीजिए, और उस पॉलिसी के तहत उसने लगातार डिस्टर्बेंस हिंदुस्तान में किया। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है, उसका कभी भी विखंडन हो सकता है। कराची में अभी हमने देखा पुलिस वर्सेस मिलिट्री हमने सामने खड़ी हो गई, तो कभी भी विखंडन हो सकता है, कभी वो समाप्त हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान पर उनकी जो इच्छा है कि हिंदुस्तान पर हमारा शासन हो, सल्तनत कायम हो, क्यों? क्योंकि सल्तनत से आपने वापस लिया था तो उसको क्यों नहीं वापस दोगे, उस पर खुतबा पढ़ा जाना चाहिए। अभी हम टर्की को भी देख रहे हैं, टर्की खुतबा पढ़वाने के लिए परेशान है कि वो किसी तरह से खलीफा संसार का हो जाए और सारे संसार में उनके खुतबा पढ़ा जाए। खुतबा मैं कहता हूं कि उनका नाम पढ़कर ही शासन शुरू हो। ये रोशनी एक्ट में था। तो जो सरकार ने किया, इस समय के गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी जो उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, उन्होंने जो किया कि पुरानी जो लैंड कब्जा की जा चुकी है वो रोशनी एक्ट के तहत खत्म करते हुए वो लैंड वापस ली जाएगी। मैंने आपको बताया था कि 2001 की पॉलिसी है, 2001 में वो 10 कैनाल जमीन कब्जा कर सकते थे, लेकिन 10 कैनाल उस समय उनके लिए बहुत रही होगी, लेकिन जब कब्जा कर लिया, लैंडें और पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई पूरा कब्जा नहीं कर पा रहा है तो कैसे हो, लोग ही कब्जा नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हो। तो उन्होंने कहा 10 एकड़ की 10 कैनाल की जगह 100 कैनाल कब्जा कर सकते हैं। परिवार के 5 सदस्य 100 कैनाल कब्जा करेंगे, 500 कैनाल कब्जा होगी। और मिलिट्री के लिए ऑपरेशन चलाने के लिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए, चीन से युद्ध लड़ने के लिए, और जम्मू कश्मीर में अंदर हो रही मारकाट कश्मीर में जैसे 90 में हुई, उस मारकाट को रोकने के लिए जिस समय पुलिस फोर्सेस वहां पर जाएंगी, जिस समय सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर जाएंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास स्थान ही नहीं होगा कि वो कहां पर अपने ऑपरेशन चलाएंगी। और हाईवेज के दोनों तरफ वो लोग बैठे होंगे। अगर हाईवेज से जाएंगे तो पुलवामा जैसी घटनाएं होगी, यानी कि बॉम्ब लगाकर उड़ाया जाएगा और मिलिट्री और फोर्सेस वहां से न निकल पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। आप याद करो शरजुल इस्लाम का स्टेटमेंट, आप याद करिए फारूक अब्दुल्ला का कार्य, आप याद करिए शेख अब्दुल्ला का कार्य, और आप पूरे देश में, मैं कहता हूं कि पूरे देश में जो जहां कहीं भी रहता है वो अपने अगल बगल के हाईवेज को देखिए कि आपके हाईवेज किसके पास हैं,
और कोई व्यक्ति अगर कोई लैंड 10 लाख की है तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसको 15 लाख में खरीदने को तैयार है। क्यों? क्योंकि 15 लाख जब बोलेंगे तो कोई कॉम्पिटेंसी नहीं रहेगी और वो पूरी की पूरी लैंड हमको मिल ही जाएगी, क्योंकि उनको अपनी जेब से नहीं देना, उनका पैसा भी कहीं ना कहीं से अरेंज होकर आया है। मोदी सरकार ने बड़े स्टेप लिए। उन्होंने पीछे हमको सबको याद होगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जो राजीव गांधी ने 1988 में पास करके रखा था और कभी इन्फोर्समेंट में नहीं लाए थे, वो 2015-16 में इन्फोर्समेंट में आया, उसको पनिशेबल बनाया गया, उसको क्रिमिनल एक्ट बनाया गया। यानी कि जो जमीन आपके पास है आपको यह बताना पड़ेगा कि उसका पैसा कहां से लाए, उसकी ओनरशिप आपके पास कैसे है, क्या पैतृक है, तो आपको बताना पड़ेगा ये 4 पीढ़ी से हमारे पास है, कोई सवाल, कोई उसमें प्रश्न नहीं बनता। लेकिन आपने अगर रिसेंटली वो जमीन परचेज की है तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप नहीं बता पाते कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो फिर वो जमीन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, ये माना जाएगा कि किसी और ने उस पर पैसा लगाया था, आपके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट माना जाएगा और प्रॉपर्टी कब्जा कर ली जाएगी। इसी तरह की प्रॉपर्टियों पर जो लोग काबिज थे उसके तहत एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में 2017 में मोदी सरकार ने संशोधन किया और 1 लाख करोड़ की संपत्तियां लगभग चिन्हित की गई और यह माना गया कि ये 10 लाख से 15 लाख करोड़ की प्रॉपर्टियां होंगी, उसमें से 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां लाई भी जा चुकी हैं वापस। यह हमारे देश में बड़ा भारी गेम चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में भी यह बड़ा गेम चला, लेकिन शुक्र ईश्वर का है कि मोदी जी की सरकार यहां पर बैठ गई और 370 एब्रोगेट किया गया। हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। सतपाल मलिक जब गवर्नर होते थे उन्होंने उस रोशनी एक्ट को कैंसिल किया, लैंड एक्ट्स को खत्म किया और ये जब सब कुछ चला तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर होम मिनिस्ट्री ने जितने भी लैंड रिफॉर्म के नाम से ये काले कानून पास किए गए थे जिनमें ये जमीनें कब्जा करके और जम्मू एंड कश्मीर को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का स्टेट बनाया जाए ताकि वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन या जो फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है वो ना हो सके, ऐसे सभी लैंड रिफॉर्म के नाम से काले कानून जो सिक्योरिटी थ्रेट थे उनको सबको खत्म किया। मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर को साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि अगले 6 महीने के अंदर ये 20 लाख कैनाल की जो जमीनें लोगों को दी गई हैं ये जमीन वापस ली जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जब ये टारगेट बनाया था तो 2013-14 में CAG ने, और जम्मू कश्मीर में उसको PAG कहते थे उस समय, CAG यानी कि PAG ने उस समय रिकमेंडेशन की थी कि रोशनी एक्ट एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये 25,000 करोड़ का घोटाला है। उन्होंने केवल 667 करोड़ की प्रॉपर्टियां चिन्हित कर पाए थे क्योंकि वहां पर उनको पूर्ण रूप से एक्सेस नहीं थी। लेकिन 2013 के बाद भी उस पर एक्शन नहीं हो पाया क्योंकि महबूबा की वहां सरकार थी, इसलिए ग्राउंड में प्रिपरेशन करना जरूरी था। बीजेपी ने उनके साथ अलायंस करके ये सारी चीजें अंदर खाने की निकाली क्योंकि बीजेपी के पास उस समय राज्य में एक्सेस ही नहीं था इन प्रॉपर्टियों की डिटेल, इन चीजों की डिटेल कैसे हो। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा के साथ सरकार बनाकर सारे एक्सेस, चाहे वो आर्काइव्स के एक्सेस हों, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड्स के एक्सेस हों, चाहे वो मिनिस्ट्रीज के एक्सेस हों, वो सब हासिल किए। जब उनके पास डेटा हो गया तो सरकार वहां गिरा दी गई और उसके बाद वहां गवर्नर रूल लगाकर अब 1 by 1 एक्शन वहां पर जारी है और उसका परिणाम निकला कि 370 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 समाप्त किया गया। चूंकि मैं जम्मू कश्मीर विषय पर एक लंबे समय से काम कर रहा हूं, इसलिए जम्मू कश्मीर के इन मामलों को मेरे संज्ञान में भी आया। हमने भी लोग लगाए, आर्काइव से मैटर निकाला, बहुत सारे RTI VOTI जो कर सकते थे वो निकाला, इंग्लैंड से डेटा निकाल सकते थे वहां से निकाला, यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी से, सेंट्रल आर्काइव से और पुरानी बुकों से रेफरेंस ले लेके एक 25-50 लोगों की अपनी टीम थी जिसने ये ढूंढ ढूंढ के निकाला कि आखिर मामले क्या है। आज वो सारा डेटा सरकार के काम आ रहा है और सरकार उस पर एक्शन मूड में दिख रही है। ये जम्मू कश्मीर से शुरुआत है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ सर्वे करवाए हैं हाईवेज पर, खासतौर से जो हाईवेज पर होटल बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि हाईवेज पर होटल बने हुए हैं, उन होटलों में सिस्टमेटिक तरीके से वो होटल स्टैब्लिश किए गए हैं। वहां पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं जिससे ये अंदाजा मिलता है आने वाले को कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिन लोगों को सूचना होती है वो वहां पर जाएंगे और अलग अंदर कमरे में एक मीटिंग करके उस एरिया का हालचाल लेकर पैसा लेना देना ये सब कुछ चलता है।
वो सामान्य ढाबे नहीं होते, लेकिन वो ढाबे के नाम से खुला हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी ढाबों का सर्वे करवाया है और मेन रोडों का सर्वे करवाया है। उनके दोनों तरफ की प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अभी जिस समय ऑर्डर हुआ था उस समय अखिलेश सरकार यहां पर हुआ करती थी। अखिलेश सरकार ने एनिमी एक्ट के जो प्रावधान है उनके तहत जो सर्वे करवाए उनमें गजब का घोलमाल दिखता है। जैसे अखिलेश जहां से आते हैं या मुलायम सिंह जहां से आते हैं, उनके 5 डिस्ट्रिक्ट उनके अपने माने जाते हैं। इटावा जो उनका गृह जनपद है, मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद और एटा, ये 5 जिले ऐसे माने जाते हैं जिनमें अखिलेश और सरकार में काम कर रहे लोग और उनके रिश्तेदार रहते हैं। इन 5 जिलों को एनिमी प्रॉपर्टी, मैंने जब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एनिमी प्रॉपर्टी चिन्हित देखा, सर्वे की रिपोर्ट देखी, तो मैं शॉक रह गया। इन 5 जिलों में एक व्यक्ति का नाम भी नहीं है, जबकि मैं जानता हूं कि सलमान खुर्शीद जो फर्रुखाबाद से आते हैं, सलमान खुर्शीद के भाई बंधु या उनके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान चले गए थे और इनके पास वहां जमींदारी रजवाड़े हुआ करते थे। वो प्रॉपर्टियां आज सलमान खुर्शीद के पास हैं, बिल्कुल निश्चित होंगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी गई कहां, उनके जो वंशज पाकिस्तान चले गए। लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी के चिन्हित में जो लिस्ट है उसमें सलमान खुर्शीद के परिवार का नाम नहीं है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही नाम नहीं। ऐसे उत्तर प्रदेश में जिनको बचाना था उनको उन्होंने बचाया। मैं जानता हूं कि कानपुर में कुछ मंदिर हैं जिन पर अगल बगल में पाकिस्तान चले गए लोग थे, वो जगहों पर कब्जा कर लिया, उन मंदिरों पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टियां चिन्हित ही नहीं की गई। ये एक बड़ी विडंबना है कि हिंदुस्तान में लैंड का जो जिहाद है, उस जिहाद में यहां की मेन प्रॉपर्टियों पर, हाईवेज की प्रॉपर्टियों पर, जहां पर मिलिट्री एक्शन होता है, आप देखिएगा जहां पर भी कंटोनमेंट बोर्ड बने हुए हैं, जहां पर भी मिलिट्री बोर्ड बने हुए हैं या जहां मिलिट्री रहती है, जहां फोर्सेस रहती हैं, उसके चारों ओर की लैंड किसके पास है। ये सर्वे सबको करना चाहिए। अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जहां कहीं भी फोर्सेस रहती हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करना चाहिए। पुलिस लाइन जहां कहीं भी डिस्ट्रिक्ट की बनी हुई, उस पुलिस लाइन के चारों ओर, चाहे वो सिविल लाइंस बना हो, चाहे वो कोई और पॉश एरिया बना हो, उन पॉश एरियो में कौन सी कम्युनिटी के लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन प्रॉपर्टियों पर कौन से लोगों ने कब्जे करके रखे हैं, ये हम सबको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ये जो एक्शन जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है उसके लिए उनको साधुवाद कहना चाहिए कि उन्होंने ये 20 लाख केनाल की प्रॉपर्टी वापस लेकर मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उसको इजी एक्सेस के लिए छोड़ा। मैं बता दूं कि लैंड रिफॉर्म जब अभी केंद्र सरकार ने खत्म किया तो उन्होंने कहा, नाउ द सिक्योरिटी फोर्सेस विल हैव द राइट टू मेक देयर सेंटर्स एवरीवेयर इन द स्टेट, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द स्टेट। राज्य में जहां कहीं भी प्रॉपर्टी राज्य की है वहां अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने केंद्र बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसके लिए उनको अनुमति दी गई है। उसमें कानून में संशोधन किए गए हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। मेन उद्देश्य मिलिट्री को रोकना, फोर्सेस को रोकना, ये पूरा लैंड जिहाद का उद्देश्य है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि एक बार अपने अगल बगल की प्रॉपर्टियों का सर्वे करें, थोड़ा राष्ट्र को सहयोग करें और इन सर्वे से जो आपको लिस्ट मिले वो लिस्ट मुझे भी मेल कर दीजिए, तो मैं आपकी आवाज को देश के सामने उठाऊंगा और देश को बताऊंगा, सरकार को लिखूंगा कि ये प्रॉपर्टियां देखिए किस तरह से आई हैं। आपको ये सब पता लग जाएगा कि कल तक, आज से 10 साल पहले तक कोई व्यक्ति ठेला लगाता था और पिछले 10 साल में उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टियां कहां से आ गई। यानी कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देश विरोधी शक्तियों के साथ हो गई जो देश में इन्वेस्टमेंट करके इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब उस पर कुछ ना कुछ काम करें। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।